हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लेके आ गए हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 4। हमने पिछली तीन वीडियोस में क्या जाना था कि फ्रांस के अंदर 14 जुलाई 1789 को एक रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने 3 स्टेट सोसाइटी के बारे में जाना था। और लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था कि फ्रांस में वो रिवॉल्यूशन क्यों होता है, उस पास्ट में ऐसा क्या होता है कि उस दिन वो रिवॉल्यूशन हुआ था। हमने जाना नेशनल असेंबली बनती है और लास्ट में किंग को नेशनल असेंबली को अप्रूव करना पड़ता है। अब हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मोनार्की क्या होती है? मोनार्की के अंदर क्या था, किंग के पास सारी पावर थी। राइट, किंग के पास सारी पावर थी, वो जो चाहता था वो कर सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि किंग की जो पावर थी ना, उसको डिवाइड कर दी गई। किंग के पास अब सारी पावर नहीं थी, अब ये एक सिस्टम से चलती थी। पावर को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। किंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी मोनार्क की जो पावर थी उसको लिमिट कर दी गई। National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. It limits the power of monarch. अब हम नेशनल असेंबली कब बनी थी? 1789 के अंदर। उसने 2 साल लगाए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होके 1791 में अप्लाई हुआ था। ठीक है, द पावर ऑफ मोनार्क वाज लिमिटेड। अब क्या था, ये जो चार्ट पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिए। चार्ट हम लोग लास्ट में वापस देखेंगे क्योंकि हम हर बार की तरह एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ था। ठीक है, यानी कि किंग की जो पावर थी उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तीनों को एक पर्टिकुलर पावर दी गई ताकि कोई भी मतलब है ना दादागिरी नहीं कर सके, सबको बराबर का हिस्सा मिले, सबको मतलब सब बराबर की राइट्स के हकदार हो। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने क्या पढ़ा था, मोंटेस नाम के हमारे एक फिलोसोफर थे, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की एक बुक में ये चीज बताई गई थी कि जो किंग की पावर है उसको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यू ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जुडिशरी, पहले तो हम देखते हैं लेजिस्लेटिव कौन होते हैं। लेजिस्लेटिव वो लोग होते हैं जो कि है ना किसी बिल को प्रपोज कर सकते हैं। बोले कि हमारे पास ये आइडिया है, हम ये नया बिल लेके आए, आप इसको पास करवाए। जब वो बिल वहां उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो किसके पास जाता है? एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट या किंग। प्रेसिडेंट उस पर जब साइन करेंगे तो ही वो बिल पास होगा। ये तो इन दोनों का काम हो गया। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया और उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी को लगता है कि नहीं यार, इस बिल में कुछ गलत है, तो वो उस बिल को रोक सकता है। उसके पास ऐसी पावर होती है कि वो उस बिल को इंटरप्रेट कर सकता है। बोलेगा कि पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, इसमें मेरे को ये चीज गलत लग रही है, पहले मेरे को आप सेटिस्फाई करो। ये काम होता है जुडिशरी का। यानी पावर किसी के पास भी ज्यादा नहीं थी, कोई भी अपनी मनमर्जी से कोई भी बिल पास नहीं कर सकता था, पावर को बांट दिया गया था। देखो, लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या करती थी? रूल्स को क्रिएट करती थी। उसके बाद यहाँ जाता था। एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती थी? एनफोर्स करती थी, यानी कि जब उन्होंने रूल को क्रिएट कर दिया, यहाँ से पास कर दिया, तो उसको अप्लाई करने के लिए प्रेसिडेंट के साइन लगते थे, तो वो बिल यहाँ से पास होता था। जुडिशियल ब्रांच क्या करती थी? उस बिल को इंटरप्रेट कर सकती थी, वो जो रूल पास हुआ उसको वो इंटरप्रेट कर सकती थी कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब हम लोग बढ़ते आगे। ओके, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं? ठीक है, एक्टिव सिटीजन क्या थे? जो हमारा फ्रांस की जो उस टाइम टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 28 मिलियन। राइट, तो एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? पहले तो इन एक्टिव सिटीजन्स की एज क्या फिक्स कर दी गई थी? 25 प्लस, जो 25 साल से ज्यादा के थे। अब इसमें भी कौन हो सकते थे? जो कि है ना 3 दिन का लेबर वेज के टैक्स भर सकते थे, वो लोग एक्टिव सिटीजन्स में आ सकते थे। औरतों को तो मना ही कर दिया था, वुमेन वर नॉट इन एक्टिव सिटीजन्स, वुमेन्स को तो वैसे ही हटा दिया गया था। ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? वो लोग जो कि 3 दिन का टैक्स भर सकते थे, जो खुद की प्रॉपर्टीज थी वो सब, यानी एक टाइप से अमीर लोग जो थे थर्ड स्टेट के अंदर, वो लोग एक्टिव सिटीजन्स में आते थे। इनकी एज क्या रखी गई थी? 25 साल, और जेंडर क्या था? मैन। ठीक है, वुमेन्स तो अलाउड ही नहीं थी। तो अब 28 मिलियन में से खाली 4 मिलियन लोग ही एक्टिव सिटीजन्स में थे। इसमें क्या फर्क पड़ा भैया? फर्क ये पड़ा कि खाली ये 4 मिलियन लोग के पास ही वोटिंग की राइट्स थी। ठीक है, ये देखो, इट कॉन्स्टिट्यूटेड 4 मिलियन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, दे हैव राइट टू वोट। इन दिस ऑल्सो ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड टू वोट। समझे?
पैसिव सिटीजन कौन हो गए? पैसिव सिटीजन बिल्कुल आप अलग कर दीजिए, जो एक्टिव सिटीजन में थे उनके अलावा जो लोग भी थे वो पैसिव सिटीजन में थे, यानी कि वुमेन आ गई, बच्चे आ गए जो 25 साल से छोटे थे, 25 साल से बड़े में भी वो आदमी लोग जो कि टैक्स नहीं भर सकते थे उनको भी पैसिव सिटीजन में डाला गया। इन लोग के पास क्या था? वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, अगर आपको वोटिंग राइट्स चाहिए, आपको अपने ब्रैकेट में हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए और आप एक्टिव सिटीजन बन सकते हो, तो आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब एक्टिव सिटीजन्स के पास जो वोटिंग राइट्स थी उसमें से एक्टिव सिटीजन्स में से 50,000 लोग इलेक्टर्स के लिए लड़ सकते थे। कौन होते इलेक्टर्स? इलेक्टर्स का काम क्या था? इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को बनाते थे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करते थे। तो अभी जो वोटिंग होती है एक्टिव सिटीजन्स में से, वो 50,000 लोगों को सेलेक्ट करके आगे भेजती है कि जाओ आप हमारे इलेक्टर्स हो, अब आप आगे नेशनल असेंबली को बनाओ, नेशनल असेंबली के लिए मेंबर्स को इलेक्ट कीजिए। To qualify as an elector, a man to be in the highest bracket of taxpayer, यानी कि उसको एक एक्टिव सिटीजन होना जरूरी था तो ही वो इलेक्टर बन सकता था, यानी पैसिव सिटीजन में कोई भी इलेक्टर नहीं बन सकता था। ठीक है, इलेक्टर्स को हम कैसे कह सकते हैं? हमारे विधायक होते हैं, एमएलए वगैरह, एमएलए वो भी तो चुनाव लड़ते हैं, पर क्या वो पार्लियामेंट में जाते हैं? नहीं जाते। वो भी चुनाव लड़के विधायक बनते, वो लोग ही तो आगे पार्लियामेंट में मेंबर्स भेजते हैं ना अपने, वोट करके कि हमारी तरफ से पार्लियामेंट में ये जाएगा, हमारी तरफ से पार्लियामेंट में ये जाएंगे। वही इलेक्टर्स का काम हो गया। इलेक्टर्स एक टाइप के एमएलए हो गए। अब वो 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए चुनते हैं। 745 members were selected in National Assembly after voting done by electors, यानी कि इलेक्टर्स लोग जब अपने आपस में वोटिंग कर लेते, पहले जो 50,000 लोग इलेक्टर बन के आगे, वोट जीत के आगे, चुनाव जीत के आगे, अब वो लोग इंटरनली वोट करते हैं कि हमें कौन कौन से मेंबर्स को नेशनल असेंबली में भेजना है। ठीक है, नेशनल असेंबली वॉज अ लेजिस्लेटिव ब्रांच विच प्रपोजेस लॉज एंड कंट्रोल किंग एंड मिनिस्टर्स। मिनिस्टर कौन? मिनिस्टर नेशनल असेंबली के अंदर, मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो पार्टी चुनाव जीतती है उसमें से कुछ लोगों को कुछ डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ऐसे ही उस टाइम पे भी किया गया। कुछ लोगों को पर्टिकुलर ब्रांच दे दी गई कि आपको देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालना है, आपको देश की अर्थव्यवस्था का जिम्मा संभालना है। उन लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया। वो लोग मिनिस्टर बन गए। कहाँ से बने? जो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट जो नेशनल असेंबली में थे वो लोग मिनिस्टर बनते निकले। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में जितने लोग चुनाव जीत के गए उनमें से कुछ लोगों को ही मिनिस्टर बनाया गया। बैठते तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो लोग होते हैं मिनिस्टर। अब ये किंग को भी कंट्रोल करता था उस टाइम पे नेशनल असेंबली। ठीक है, किंग को भी ये कंट्रोल कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसी टाइम तो किंग से तो इनकी लड़ाई चल रही थी, किंग के पास इन्होंने ज्यादा पावर छोड़ी नहीं थी। अब ये लोग क्या करते थे? ये लोग रूल्स को प्रपोज करते थे। ये कोई रूल बनाते थे, इनको एक चीज समझ में आती थी कि हाँ ये चीज गलत थी, हम लोग नया चीज लेके आए, हम लोग एक रूल को प्रपोज करते। तो ये 745 मेंबर्स वोटिंग करते थे। वो रूल जब यहाँ से पास हो जाता था तो वो कहाँ जाता था? किंग के पास। किंग कौन हो जाता है? हमारे देश का प्रेसिडेंट। जैसा आज के टाइम हमारे देश में प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो वो समझ लीजिए उस टाइम के किंग थे। अब जो असेंबली से जो रूल आता था उसको एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास थी? किंग के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे उस लॉ के ऊपर तो वो बिल बनेगा। ठीक है, वो सॉरी बिल पे तो वो लॉ बनता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेंगे तभी वो रूल पास हो सकता है। यानी किंग उस टाइम अगर साइन करते तो नेशनल असेंबली का वो रूल पास हो सकता था। पर उस टाइम पे तो किंग हमारे कठपुतली बन चुके थे, उनको वैसे भी पास करवाना ही था। ठीक है, नेक्स्ट कौन होता है? हमारे जज। जज हैड द पावर टू मेक जजमेंट ऑन लॉ, यानी कि अगर किंग ने भी कोई रूल पास कर दिया तो जज के पास वो पावर थी कि वो अगर उनको लगता है कि इस रूल में कुछ गलत है और किंग ने इसको गलत तरीके से पास कर दिया, किंग को ये पास नहीं करना चाहिए था, तो जज बोल सकता था कि मैं इस रूल को पास नहीं होने दूंगा, पहले मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे कुछ चीजों सवालों के जवाब दो। यानी कि जज उस पास हुए रूल को रोक सकता था। जज के पास वो पावर थी, जुडिशरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये देखो अभी हम चार्ट पे वापस आ गए। सेपरेशन ऑफ पावर हुई, जुडिशरी बनी, एग्जीक्यूटिव बनी, लेजिस्लेटिव बनी। नीचे से स्टार्ट करते हैं। पैसिव सिटीजन टोटल मिला के 28 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें से 4 मिलियन लोग ही क्या बनते? एक्टिव सिटीजन, यानी वोटिंग राइट्स किसके पास आती? एक्टिव सिटीजन के पास आती। ये लोग किसी काम के नहीं रहे। अब ये वोट करते, इनके पास वोटिंग पावर होती है, ये वोट करके क्या चुनते? इलेक्टर्स को चुनते, यानी अपने एमएलए लोग चुनते। ठीक है, अब वो एमएलए लोग आपस में वोट करके 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली में भेजते। इलेक्टर्स कितने होते हैं? 50,000। ये लोग कितने होते हैं? 4 मिलियन। 745 मेंबर्स में से कुछ लोगों को मिनिस्टर्स की पोस्ट दे दी जाती है। अब ये लोग नेशनल असेंबली किस किस को कंट्रोल कर सकती थी? किंग को कंट्रोल कर सकती थी और मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकती थी।
किंग के पास वीटो पावर थी, यानी नेशनल असेंबली ने अगर कोई रूल प्रपोज किया किंग उसको रिजेक्ट भी कर सकता था और उसको पास भी करवा सकता था। ये काम तो हो गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का। अब एक्टिव मेंबर्स ही उस टाइम पे एक्टिव सिटीजन्स तो थे, वो जज के लिए वोट करते थे, यानी जज भी एक्टिव सिटीजन्स ही चुनते थे, वो किंग नहीं चुनता था उस टाइम पे। आज जैसे हमारे जो जज है वो प्रेसिडेंट चुनते हैं, उस टाइम पे वो पावर किंग से ले ली गई थी। उस टाइम पे जब एक्टिव सिटीजन्स वोट करते किसी बंदे के लिए, वो ही जज बनता था। अब जज का काम क्या होता था, मान लीजिए किंग ने भी रूल को पास कर दिया तो जज उसको इंटरप्रेट कर सकता था, जज कुछ सवाल कर सकता था, जज को लगता है गलत है तो वो उसको इंटरप्रेट कर सकता था। तो ये चार्ट आप लोग को समझ में आ गया, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यार कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ था उसने फर्स्ट लॉ क्या पास किया था, वो ये था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो था फ्रांस का, उसका फर्स्ट लॉ क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें क्या था, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और भी बहुत सारे लॉज जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए गए। The Constitution began with the Declaration of Rights of Man and Citizens. वुमेन को तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया था। ध्यान से देखो, उस टाइम पे वुमेन की राइट्स का इतना नहीं सोचा जाता था। पुराने टाइम में वुमेन्स को बहुत पीछे रखा जाता था, वुमेन के राइट्स को तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ओके। ये क्या होता था कि इन राइट को आप किसी बंदे से छीन नहीं सकते थे, ये नेचुरल राइट्स थे, यानी कि बर्थ से ही सभी के लिए इक्वल राइट्स होनी चाहिए। कोई पैदा होता है तो उसके लिए कोई अलग राइट नहीं होना चाहिए। जैसे पहले था कि अगर आप फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में पैदा हो रहे तो आपके लिए अलग रूल्स थे, थर्ड स्टेट के लिए अलग रूल्स थे। अब नहीं, अब सबको बाय बर्थ सेम राइट्स मिलने चाहिए, और ये रूल कोई भी, ये राइट्स इनसे कोई भी नहीं छीन सकता था। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डिक्लेरेशन जो हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका फर्स्ट लॉ ये था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये आप लोग का एक और टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।